नमस्कार बच्चों, कक्षा 10 के चैप्टर नंबर फर्स्ट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखिए, अपने पढ़ रहे थे चैप्टर के मृदाओं के वर्गीकरण के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स के बारे में। अभी वो जब पॉइंट हमारा क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वह है मृदा अपर्दन और संरक्षण। मृदा अपर्दन यानी मिट्टी में कटाव। मिट्टी में कटाव होकर उसका आगे बह जाना, किसी भी प्रकार से मिट्टी में कटाव होकर उस स्थान से आगे बढ़ जाना क्या कहलाता है? मृदा अपर्दन कहलाता है। देखिए, मृदा अपर्दन की जो प्रक्रिया है वह पूर्णतः नुकसानदायक नहीं है। वह ऐसी नहीं है कि मृदा अपर्दन होने से ही मृदा निम्नीकरण होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, मृदा अपर्दन जो है वह भी मृदा निर्माण की प्रक्रिया का एक भाग होता है। जब मृदा का अपर्दन होगा तभी दूसरी जगह पर जाकर, या किसी क्षेत्र में अपर्दन होगा तभी दूसरे क्षेत्र में जाकर मृदा का संगठन स्थापित होगा, वहां पर उसका निर्माण होगा। ठीक है, लेकिन कब तक? जब तक इसका पर्यावरणीय संतुलन बना रहे, यानी जितना अपर्दन हो रहा है वो निर्माण की प्रक्रिया के अंतर्गत ही हो, तभी क्या है मृदा अपर्दन मृदा के लिए हानिकारक न होकर लाभदायक होता है। लेकिन अगर संतुलन बिगड़ जाता है, और बिगड़ेगा किस वजह से? मानवीय क्रियाओं के द्वारा अगर संतुलन बिगड़ जाता है तो उस स्थिति के दौरान क्या होता है? मृदा अपर्दन के कारण मृदा में निम्नीकरण होना शुरू हो जाता है। निम्नीकरण होना शुरू हो जाता है मृदा का। और मृदा का निम्नीकरण होना मतलब हमारे एक बहुमूल्य संसाधन में लगातार नुकसान होते जाना। ठीक है, अब देखिए मानवीय क्रियाएं कौन सी हैं जिनके द्वारा मृदा अपर्दन होता है। उन मानवीय क्रियाओं के बारे में पढ़ते हैं। वो मानवीय क्रियाएं जैसी कि हमने पढ़ी थी, किसके दौरान? भू निम्नीकरण के समय जो मानवीय क्रियाएं पढ़ी थी, वही लगभग मानवीय क्रियाएं यहाँ पर भी कार्यरत रहेंगी। कौन सी? वनोन्मूलन या पेड़ों को काटना, बहुत ज्यादा संख्या में। फिर अति पशुचारण, इसकी वजह से भू निम्नीकरण बढ़ता है। फिर अति पशुचारण के बाद अगर बात करें अपने, तो खदानों में अंधाधुंध प्रकार से उनका उपयोग करना, या क्या है खनन क्रिया जो है उसमें बहुत अव्यवस्थित खनन प्रक्रिया, इन सभी कारणों से क्या है मृदा में अपर्दन होता है। और इसकी वजह से संतुलन बिगड़ता रहता है। और प्राकृतिक तत्व जैसे पवन, हिमनदी और जल, पवन, हिमनदी व जल, यह प्राकृतिक प्रकार है अपर्दन के। प्राकृतिक कारण यह रहते हैं पवने, हिमनद और जल, और मानवीय कारण इस प्रकार से है। इनकी वजह से मृदा में क्या होता है? लगातार क्षीणता आती है, या फिर क्या होती है? कटाव होकर अपर्दन होता है और मृदा का निम्नीकरण होता है। इसके अलावा एक और प्रकार का है, नाम आता है आपके बुक में अवनालिका अपर्दन। अवनालिका अपर्दन, जिसकी वजह से क्या होता है? अवनालिका अपर्दन की वजह से उत्खात भूमि या बैडलैंड का निर्माण होता है। बैडलैंड टोपोग्राफी,
बैडलैंड का निर्माण होता है। यह बनता कैसे है? देखिए, यह मान लीजिए कोई नदी बह रही है, ठीक है। अब एक तो होता है नदी के ऊपर सतह का जो जल का बहाव होता है वह, यानी नदी जो है, पानी जो है नदी का, वो एक तो ऊपर की सतह में बहता है, थोड़ा मंद मंद बहता हुआ दिखाई देता है, ऐसे ऐसे मंद मंद बहता हुआ दिखाई देता है। और वहीं पर जो जल है इसके ऊपरी स्तर, यानी जल के बहने की ऊपरी सतह है, उसके जस्ट नीचे की जो सतह होती है जल की, वह उसका बहाव बहुत तेज होता है, यानी बहुत तेज गति से बहता है। अब जब वो तेज गति से बहता है तो वह क्या करता रहता है, जैसे ये नदी है, इसके नदी के आसपास यहाँ ऐसे कटाव करता रहता है, ठीक है। और यहाँ से रिसाव होकर पानी कटाव करते हुए इधर उधर निकलता रहता है, यानी नालियाँ जैसे बनती जाती हैं और उबड़ खाबड़ स्थान बन जाता है, ठीक है। इसी प्रकार के अपरदन को क्या बोलते हैं? अवनालिका अपरदन बोलते हैं। और उसी की वजह से उबड़ खाबड़ भूमि का निर्माण होता है, बैडलैंड टोपोग्राफी का निर्माण होता है। इसके लिए एक नाम आता है नदी का, जिसका नाम है चंबल नदी। इसका बहाव बहुत तेज है, पानी का बहाव बहुत तेज है, लेकिन वहाँ पर मृदा जो है उसका संगठन इतना मजबूत नहीं है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कटाव होता है अवनालिका के रूप में और खड्डे बन जाते हैं वहाँ पर। कई बार जल जो है वो विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के नीचे की ओर बहता है। इस स्थिति में क्षेत्र की ऊपरी मृदा जल में घुलकर साथ में बहकर निकलती जाती है, जैसे लेटराइट मृदा जिसके बारे में हमने पढ़ा था, वो वाला सिस्टम। इसे चादर अपरदन बोलते हैं, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? दूसरा है हमारा चादर अपरदन। चादर अपरदन के दौरान क्या होता है, या सीट इरोजन को के अंतर्गत क्या होता है कि विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए एक ढाल के नीचे की ओर बहता है, जिससे ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र की ऊपरी मृदा घुलकर जल में बहकर आ जाती है। मतलब कोई ऐसा भाग है और उसके ऊपरी ढाल से जल क्या है बहता हुआ निकलता है। तो ये जो ऊपर की ढाल का जो मिट्टी का भाग है वह अपरदित होकर क्या है बहकर आगे इधर उधर जाना शुरू हो जाता है जल के साथ साथ। तो इस प्रकार के अपरदन को क्या बोलते हैं? चादर अपरदन बोलते हैं, ठीक है। मृदा जो है ऊपरी भाग से घुलकर आगे बह जाती है, ठीक है। यह तो हुए अपरदन के प्रकार हमारे। उसके बाद पवन युक्त द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्रों में मृदा डुला कर ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपरदन कहते हैं। तीसरा है हमारा पवन अपरदन। यह निवासतः कहाँ पर होता है? रेगिस्तानी भाग में रेतीली मिट्टी के यहाँ होता है मृदा अपरदन, सॉरी पवन अपरदन। पवन अपरदन के दौरान क्या होता है, हवा के साथ मिट्टी हवा के साथ पवन जो है वो मिट्टी को बहा कर ले जाती है और उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? पवन अपरदन कहते हैं। फिर है कृषि के गलत तरीकों की से भी मृदा अपरदन होता है। गलत ढंग से हल चलाने जैसे भाग और ऊपर से नीचे की ओर हल चलाने से वाहिकाएँ बनती हैं और जिससे बहता हुआ पानी आसानी से मृदा का कटाव होता है। जैसे मान लीजिए ये कोई ढालनुमा भाग था जहाँ पर खेती की जा रही है और इस ढाल में जो हल चलाया गया वो इस प्रकार से हल चलाया गया, तो उसके अंतर्गत क्या हुआ, फिर जो पानी का बहाव है वो ढाल के साथ साथ यहाँ पर बहेगा और ये जो नालिकाएं बनी हुई है इनसे अपरदन, मिट्टी का अपरदन होकर बह जाएगा। ऐसी स्थिति में खेती किस प्रकार से करनी चाहिए? ऐसी स्थिति अगर ढालनुमा स्थिति है तो वहाँ पर जुताई जो है वो उल्टी होनी चाहिए, समकोण पर होनी चाहिए। उसके ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती जाती है और इस प्रकार की जो ये समोच्च समांतर रेखाओं के द्वारा बुआई की जाती है, जुताई की जाती है, इसे बोला जाता है समोच्च जुताई। समोच्च जुताई, ठीक है। यह तो एक तरीका हो गया वहाँ से पानी बहाव को रोकने का। ढाल वाली भूमि पर सोपान भी बनाए जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए पर्वतीय क्षेत्र है, वहाँ पर क्या करते हैं, वहाँ पर खेती करने के लिए सोपान यानी सीढ़ीदार खेतों का निर्माण किया जाता है ताकि पानी को रोक के रखा जा सके या मिट्टी को रोक के रखा जा सके और पानी के बहाव को धीमा किया जा सके। एक तो क्या है, इतनी ऊंचाई से सीधा पानी बहकर आएगा, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी,
वहीं इसमें अवरोध बन जाएगा। अवरोध बनने से क्या है, मिट्टी का बहाव जो होगा इसके साथ कम होता जाएगा, इतनी तेज गति के साथ कटाव नहीं होगा, जिसकी वजह से मृदा अपरदन में कमी आएगी। और इसे क्या है, सोपान या सीढ़ीदार कृषि कहते हैं। ये अधिकांशतः पहाड़ी क्षेत्रों में इसका विकास अधिकतर मिलता है। ठीक है, उसके बाद फसलों के बीच घास की पट्टिकाएं उगाई जाती हैं। बड़े बड़े खेतों में घास की पट्टिकाएं उगाई जाती हैं, जिससे पवनों द्वारा जलनित बल को कमजोर किया जा सकता है। यानी पवन अपरदन जो होता है ना, उस भागों में क्या कर दिया जाता है, अलग अलग जगह पर घास उगा दिया जाता है। यानी क्योंकि बीच में क्या है, फसल के बीच में रेतीली मिट्टी रहती है, वो उड़कर जाती है, जिसके कारण फसल को भी नुकसान होता है। तो बीच में घास उगा दिया जाता है। घास उगाने से क्या होगा कि जो मिट्टी है वो उस घास के साथ बंधी हुई रहेगी, और इससे पट्टी कृषि, इससे क्या बोलते हैं, पट्टी कृषि बोलते हैं, पट्टी कृषि कहा जाता है। इसे सोपान कृषि कहा जाता है, सोपान या सीढ़ीदार कृषि कहा जाता है। उसके बाद है पेड़ों की कतारें लगाना, यानी एक कतार में पेड़ लगा दिए जाते हैं ताकि पानी और हवा के बहाव को रोक कर क्या किया जा सके, इस अपरदन को, इरोजन को रोका जा सके। इस प्रकार पट्टियों पर पश्चिम घाट के रेत के टीलों का स्थायीकरण के में महत्वपूर्ण योगदान दिया जा सकता है इन प्रक्रियाओं के माध्यम से। अब है कि एक तो मध्य प्रदेश सरकार जो है, मध्य प्रदेश सरकार, उन्होंने लोगों को खुले हाथ दिए हैं, यानी खुद फैसला करने का अधिकार दिया है, और उन्होंने लक्ष्य निर्धारित किया है 29 लाख वर्ग किलोमीटर में क्या करना, पेड़ उगाने का फैसला किया है। यानी पूरे भारत के क्षेत्रफल का 1% भूभाग मध्य प्रदेश में जंगलों के रूप में स्थापित किया जाएगा। एक तो यह है, एक है सुखो माजरी गांव, सुखो माजरी गांव। सुखो माजरी गांव ने क्या है, निम्नीकरण को रोका है। वहां पर 1976 में 13 हेक्टेयर क्या था, 13 प्रति हेक्टेयर था, यानी 13 प्रति, वहाँ वृक्षों की जो रकबा था वो 13 प्रति हेक्टेयर था। उससे बढ़कर उन्होंने क्या कर दिया, 1992 में इसकी संख्या बढ़ाकर 1200 और 72 प्रति हेक्टेयर कर दी, 72 प्रति हेक्टेयर कर दिया। यानी कहीं कहाँ किसी समय में सिर्फ 13 पेड़ थे 1 हेक्टेयर में, उन्होंने बढ़ाकर कितने कर दिए, 1272 प्रति हेक्टेयर कर दिए, जिसकी वजह से वहाँ के निम्नीकरण को रोका जा सका और वहाँ पर संसाधनों की संख्या बढ़ी, तो रोजगार अवसर बढ़े। संसाधन की संख्या बढ़ने से रोजगार अवसर बढ़े, और रोजगार अवसर बढ़ने से उनकी दैनिक आमदनी में बढ़ोतरी। ठीक है, तो ये दो चीज़ें भी आपको, ये दो फैक्ट जो हैं मध्य प्रदेश सरकार के बारे में और एक सुखो माजरी गांव के बारे में, जिसने क्या है अपनी स्थिति में आमूलचूल परिवर्तन करके यह सिद्ध कर दिया कि हम मानव जो हैं अगर इस पूरे संसार के सिस्टम को बिगाड़ सकते हैं तो दोबारा बनाने की स्थिति या पावर भी हमारे पास है। और वही उन्होंने करके दिखाया, जहाँ 1976 में कुछ ही पेड़ बचे थे, नाम मात्र के पेड़ थे, प्रति हेक्टर 13 पेड़ कुछ नहीं होते हैं। अब उन्होंने 1992 में कितने कर दिए, 1272 प्रति हेक्टर पेड़ कर दिए। यानी कितनी बड़ी संख्या में उन्होंने पर्यावरण के बारे में सोचा है, पर्यावरण को बचाने के बारे में कार्य किया है। वहीं इसका फायदा उनको सिर्फ मृदा अपरदन रोकने का फायदा सिर्फ मृदा के द्वारा नहीं मिला, वहाँ संसाधनों में वृद्धि हुई, वहाँ रोजगार अवसरों में वृद्धि हुई, और वहाँ के दैनिक आमदनी जो थी लोगों की पहले 10,000 के लगभग थी, उसमें भी बढ़ोतरी हुई, 10-15 हज़ार हुआ करती थी 1984 तक। वह भी औसत वार्षिक आमदनी जो है उनकी वो बढ़नी शुरू हो गई। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, बदलाव लाया जा सकता है हमारे प्रयासों के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट। तब तक के लिए आप पढ़िए और धन्यवाद। जय हिंद।